मैं हूँ इस वक्त करावल नगर के शिव विहार में, जहाँ पर भारत रत्न बाबा साहेब जी के 131वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक शिक्षा मेला का आयोजन किया गया है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा समीक्षा संवाद टीवी पर। मैं दिखाऊंगा तमाम वक्तागणों की ऊर्जादायक प्रस्तुति। आज बाबा साहब के झंडे को लहराया जा रहा है, ज्योतिबा फूले के झंडे को लहराया जा रहा है। साथियों, सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा समझ के अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे तो आपके सामने कोई दुनिया की कोई ताकत आज रुक नहीं सकती है। इस बात को समझने के लिए हम एक मिनट का मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। साथियों, साउथ में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम अयन काली था। अयन काली एक भी दिन स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, अपने आंदोलन के द्वारा उन्होंने त्रावणकोर में 1904 के अंदर सभी लोगों के लिए शिक्षा को कंपलसरी करा दिया। शिक्षा को कंपलसरी करा दिया। उन्होंने स्कूल्स भी खोले, वहां पे अपनी शिक्षा व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया। बड़े स्तर पे उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन चलाया। और वो व्यक्ति जो एक दिन स्कूल नहीं गया था, जो एक दिन कॉलेज नहीं गया था, उसने सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करा दी। ये ताकत होती है। लेकिन उनकी रणनीति किस तरह से काम करती है, उसके संदर्भ में मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। एक जिस तरीके से आज आपने इस पूरी गली में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, तो ऐसी बहुत सारी गलियां, ऐसे बहुत सारे सड़कें भारत में हुआ करती थी जिन पे हमें चलने का अधिकार नहीं होता था। त्रावणकोर में भी इस तरह की एक गली थी। त्रावणकोर के अंदर भी एक इस तरह का रास्ता था जहां पे हमारे व्यक्ति नहीं चल सकते थे। अयन काली को यह बात बहुत बुरी लगती थी और उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि भाई हम अब इस रास्ते पे चलेंगे, देखा जाएगा जो कुछ होगा। एक दिन पहले एक बड़ी मीटिंग होती है जिसके अंदर अयन काली को ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि भाई वहां पे मत जाइए, वहां पे तो सिर फूट जाएगा, वहां पे तो मारपीट हो जाएगी, बड़ी हालत खराब हो जाएगी। तो अयन काली अपने लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ठीक है, आपको डर लगता है तो आप वहां पे मत जाइए, लेकिन मेरी एक बात मान लीजिए। कहते हैं क्या बात मानिए? कि आप मुझे अपने समूह में से, अपने समुदाय में से 25 लड़के दीजिए।
ऐसे 25 नौजवान लोगों को दीजिए जो 6 फीट के हों और जिनके हाथ में 8 फीट की लाठी होनी चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला समूह आएगा और वो हमें रास्ते पे चलने नहीं देगा तो हम लोग लाठी फेंक के भाग जाएंगे वहां से। तो लोग कहते हैं कि चलो इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसी बात है तो 25 लड़के आप ले जाइए और इनके हाथ में 8 फीट की लाठी दे दीजिए। अगले दिन सुबह नियत समय पे ये 25 लड़के जाते हैं वहां पे और हाथ में लाठी लेके चलने लगते हैं। दूर हजारों की भीड़ खड़ी हुई थी जो उनको रोकना चाहती थी, लेकिन जब ये 6 फीट के साथी 8 फीट की लाठी लेके रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हैं तो उन लोगों को ये पता नहीं था कि भाई ये हमारे पास आके लाठी फेंक के चले जाएंगे अगर हम इन पर अटैक करेंगे। उनको तो ये लग रहा था कि ये अपनी जान को हथेली पे रख के, कफन को सर पे बांध के ये आगे बढ़ने वाले हैं और इनके हाथ में 8 फीट की लाठी है। इसलिए जैसे ही आगे बढ़ते गए सारा का सारा रास्ता साफ हो गया। साथियों, सिर्फ खड़े होने की जरूरत है। जैसे ही आप सामने खड़े हो जाते हैं आपके सामने कोई आ नहीं सकता है। आज देश के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में ज्योतिबा फूले बाबा साहब की मानस संतानें इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं, मान सम्मान के आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं, न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप 2 कदम चलने का तो प्रयास कीजिए, जैसे ही आप आगे चलेंगे रास्ता साफ हो जाएगा। ये हमने करके दिखा दिया है। बाबा साहब को जो लोग कभी देशद्रोही बताते थे, बाबा साहब को जो लोग कभी अंग्रेजों का पिट्ठू बताते थे, बाबा साहब को जो लोग कभी जातिवादी बताते थे, आज देश के अंदर ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसी कोई गली नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई सरकारी संस्थान नहीं है जहां पर बाबा साहब की जयंती को मनाया ना जा रहा हो, उनको स्वीकार ना किया जा रहा हो। और आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे मनुवादी मार्क्सिस्ट हो, सब लोगों को बाबा साहब के विचार को, एटलीस्ट उनकी मूर्ति को स्वीकार करने की मजबूरी हो गई है। हमारे नौजवानों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे युवा वर्ग ने, हमारे सामाजिक क्रांतिकारियों ने, आप सबने इतनी गर्मी पैदा कर दी है, इतनी ताकत पैदा कर दी है कि मनुवादी लोगों को उस गर्मी से उनका जो मनुवाद है वो पिघलने लगा है। आज आप गली मोहल्लों से निकल के आप चौराहों पे पहुंच गए, आप संसद के अंदर पहुंच गए, आप विधानसभाओं के अंदर पहुंच गए, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। ऐसी कोई संस्था भारत के अंदर नहीं है जहां पे आपके समाज के लोगों ने अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज ना कराई हो। और यही अम्बेडकरवाद है जिससे मनुवादी थर थर कांपने लगा है। उसके अंदर समझ में आ गया कि अगर भारत में मनुवाद को कोई ध्वस्त कर सकता है तो वो बाबा साहब की संतानें हैं, वो ज्योतिबा फूले की संतानें हैं, वो पेरियार की संतानें हैं। इसीलिए वो आपको लालच देने का प्रयास करता है, इसी वो आपको कई बार बहकाने का प्रयास करता है, इसी वो कई बार आपको डराने का प्रयास करता है। लेकिन साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, बहकने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी असफलताएं आती रहती हैं, छोटी मोटी कमियां कमजोरियां आती रहती हैं, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, उद्देश्य बहुत महान है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सैकड़ों ठोकर खाई है, हम हजारों फीट नीचे से निकल के आए हैं, हमने बहुत कुछ देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुवाद हावी हो गया है, मनुवाद के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई है। मैं समझता हूं कि ये लोग सही आकलन नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने 100 साल पहले स्थिति को समझा है, जिन लोगों ने 50 साल पहले स्थिति को समझा है, साथियों, कोई बुजुर्ग यहाँ पे अगर बैठा है, वो अगर मुझे ये बता दे कि 50 साल पहले की स्थिति बेहतर थी या आज की स्थिति बेहतर है। आज आप बढ़िया खाना खा रहे हैं, आज आप बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, आज आप बढ़िया मकानों में रह रहे हैं, आप आज बढ़िया रोजगार कर रहे हैं, आप आज बढ़िया शिक्षा ले रहे हैं, आज आप बढ़िया गाड़ियों में चल रहे हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम खत्म हो रहे हैं, हम ध्वस्त हो रहे हैं, वास्तव में वो आपके मनोबल को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। मनोबल को गिराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डरने की जरूरत है तो वो ब्राह्मणवादियों को डरने की जरूरत है, मनुवादियों को डरने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर वो ताकत पैदा की है, हमने अपने अंदर वो हिम्मत पैदा की है, वो हौसला पैदा किया है। और साथियों, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज जब यहाँ पे हजारों की संख्या में साथी हैं और इनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ना सिर्फ अंबेडकरवाद का भविष्य सुरक्षित है बल्कि भारत का भविष्य भी सुरक्षित है। आपके हाथों में इस देश का भविष्य सुरक्षित है। कोई ताकत दुनिया की अंबेडकरवाद को धकेल नहीं सकती, उसको पीछे नहीं कर सकती। जो हमारे परिवर्तन का पहिया चला है, जो हमारे सामाजिक क्रांति का पहिया आगे बढ़ा है, उसको पीछे धकेलने की ताकत किसी के अंदर आज साथियों नहीं है। इसलिए नई परिस्थिति में सिर्फ अपने हौसले को बनाए रखना है, अपने बच्चों को
ठीक से पढ़ाना है, ठीक से समझाना है, तभी बात आगे बढ़ेगी। एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि साथियों, अगर हम उनके विश्वविद्यालयों में, अगर हम उनके कॉलेजेस में, अगर हम उनके स्कूलों में, अगर हम उनकी प्राथमिक पाठशालाओं में अपने बच्चों को भेजेंगे, जहां पे वो जातिवाद, जहां पे वो मनुवाद, जहां पे वो कर्मकांड, जहां पे वो अंधविश्वास, जहां पे वो पाखंडवाद बताते सिखाते हैं, अगर अपने बच्चों को हम उनके स्कूलों में भेजेंगे तो वो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे वही सीखेंगे जो वो सिखाना चाहते हैं। वो सिखाना चाहते हैं कि आप जादू टोना के पीछे पड़ जाएं, आप भूत प्रेत के चक्कर में पड़े, आप स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़े, आप आत्मा परमात्मा के चक्कर में पड़े। ये उनके संस्कार हैं जो अपने हमारे बच्चों को सिखाते हैं। इसलिए अगर अपने बच्चों को प्रहलाद बनने से रोकना है, अगर अपने बच्चों को प्रहलाद बनने से रोकने का मतलब ये है कि भाई प्रहलाद उनके यहाँ पे पढ़ के आता, उनके संस्कारों को स्वीकार करता और अपने ही बाप की हत्या का कारण बन जाता है, तो अगर हम अपनी व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें अपने स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, अपने कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे, अपने यूनिवर्सिटीज बनानी पड़ेंगे, सरकारें बनानी पड़ेंगी, अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया जाए। अपनी शिक्षण संस्थाओं के निर्माण के द्वारा ही वास्तव में भारत में सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं, हम व्यवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं। यही बाबा साहब ज्योतिबा फूले और अन्य महापुरुषों की जो जयंतियां हैं, उनके जो विशेष अवसर हैं, उनको मनाने का सही तरीका होगा कि हम अपने यहाँ पे शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करें, अपने बच्चों को अपने ना सिर्फ आज के बारे में बताएं कि किस तरह की व्यवस्था है, बल्कि कल के जो पीछे गुजर गया उसके बारे में भी बताएं और भविष्य में वो किस प्रकार से अपनी ताकत बना सकते हैं, अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था हो सकती है। तो हमारे शिक्षक भी चाहिए, विद्यार्थी भी चाहिए और हमारे स्कूल कॉलेजेस भी चाहिए। यही हमारे महापुरुषों का, अगर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले 1848 के अंदर स्कूल स्थापित कर सकते हैं तो हम आज क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर बाबा साहब अकेले होके भारत में हम सब लोगों के लिए संविधान में अधिकार सुरक्षित कर सकते हैं तो आज हम उन अधिकारों को लागू करते हुए सत्ता को हासिल क्यों नहीं कर सकते हैं? साथियों, ये सिर्फ एक संकल्प की बात है, एक दृढ़ संकल्प की बात है। जिस दिन हम ये दृढ़ संकल्प कर लेंगे उसी दिन हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम साहब। साथियों, अब इसी कड़ी में यहाँ पर आए तमाम बच्चों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का दिक्कतों में रहने के बावजूद भी बाबा साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में BA, BSc, MA, MSc, DSc, D.Litt, LLD बार से बार 12 की उससे उच्च डिग्री प्राप्त करके साबित कर दिया कि रंग कूची का तस्वीर बदल देता है, छोटा सा जख्म जिंदगी बदल देता है। कौन कहता है इंसान को तकदीर का गुलाम? इंसान तो वो चीज है यारो जो तकदीर बदल देता है। अब साथियों, इसी कड़ी में हमारे बीच बैठे हमारे धर्मगुरु जो बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं, मैं चाहूंगा हमारे भदंत करुणाकर महाथेरा जी हमें अपने विचारों से अवगत करें। भदंत करुणाकर महाथेरा जी। ये मैं तो कल बोल गया हूँ, शायद मेरे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कोई माइक पकड़ा बनते नहीं हूँ। मैं अपना टाइम बहन सीमा कुशवाहा को देता हूँ और हमें उनको सुनना है और उन्हें सुनकर उन बातों पर अमल करना है। अंबेडकर जयंती जब 14 अप्रैल आती है तो नकली अंबेडकरवादियों का एक बहुत बड़ा आवाम, एक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। वो लोग अंबेडकर जयंतियों का आयोजन करते हैं। जो लोग न डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, न डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए मार्ग को मानते हैं, वो केवल
ये मेरा कोई यहाँ के आयोजकों से मतलब नहीं है। मेरा मतलब उनसे है जो डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जो 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते हैं। वो अपने हाथ से बाबा साहब को फूल चढ़ाने का कोई हक नहीं रखते। जिस महापुरुष के विचारों को ही आप नहीं मानते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर फूल डालने से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कोई मूर्ति नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कोई गंदा ताबीज नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कोई भूत भभूत नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कोई गणपति नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कोई शिव जी की मूर्ति नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कोई सरस्वती की मूर्ति नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा था, मैं मूर्ति पूजक नहीं, मूर्ति तोड़ने के ऊपर विश्वास रखता हूं। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के सामने लोग आरती उतारते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इन मूर्तियों में नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर उनके फोटो में नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना होगा, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को अध्ययन करना होगा। जब तक आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ोगे नहीं, डॉक्टर अंबेडकर आपकी समझ में कदापि नहीं आएगा। लेकिन हम करते क्या हैं, डॉक्टर अंबेडकर के फोटो को हम डॉक्टर अंबेडकर समझ लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, मैं मूर्ति भंजक हूं। जिस आदमी ने जुल्म सितम का कहर ढाकर तुम लोगों को इस लायक बनाया कि आप मंच लगाकर आज कार्यक्रम कर सकते हो, मैं ये भगवा वस्त्र पहनकर आज ये प्रवचन दे सकता हूं। बहन सीमा कुशवाहा उन बलात्कारियों को सजा दिलवा सकती है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। ये यहाँ का जो समाज है, यहाँ का जो देश है, उसका विकास मंदिर मस्जिद से नहीं होगी। जब आदमी की टांग टूटती है, जब आदमी के साथ मिसबिहेव होता है, तो कोई भी आदमी आपने नहीं देखा होगा कि एफआईआर कराने के लिए वो मस्जिद में जा रहा है या राम मंदिर में जा रहा है। वो जाएगा कोर्ट में, वो जाएगा थाने में, और कोर्ट का अधिकार मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून बनाकर तुम लोगों को दिया। लेकिन आप लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते हो, जानने की कोशिश नहीं करते हो। गांधी ने जब अछूतद्वार शुरू किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ए गांधी नाटक मत करो, ये झूठा झाड़ू लगाकर उन लोगों को पूछो जो गटर में घुसकर जो वहां की गंदगी साफ करते हैं, जो गटर में मर जाते हैं। ए गांधी जी, एक बार गटर में घुस के तो देखो, तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ जाएगी कि छोटा क्या होता है, अछूत क्या होता है, सबड़ क्या होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ए गांधी, मैं इस समाज का मां हूं, तुम दाई हो। दाई बच्चे का पालन पोषण कर सकती है, लेकिन माँ को जो दर्द होता है बच्चे को पैदा करने में, और माँ का जो ममत्व होता है, उसको दाई नहीं जानती। गांधी, तुम दाई हो, मैं माँ हूं। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों का नचाइम ज्यादा लेते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपकी एजुकेशन खत्म हो रही है। जो जीरो पर आपका एडमिशन होता था, आपकी एजुकेशन खत्म हो रही है। ये हमारे केजरीवाल साहब नाटक कर रहे हैं, नाटक। हमारे लोगों का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इमोशनल शोषण कर रहे हैं। अरे केजरीवाल साहब, डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगाओ मत लगाओ, लेकिन दिल्ली में जो यहाँ का बैकलॉग है शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड का, उसे भर दो। हम सोचेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा हो गया। वो बेवकूफ बनाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगा के ये वोट दे देंगे। डॉक्टर अंबेडकर फोटो लगाकर डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा हो जाएगा। आज डॉक्टर अंबेडकर के पीछे इतने लोग, इतने नेता, इतने, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो,
चाहे आम पार्टी हो, कोई भी पीछे नहीं रह रहा है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को, अंबेडकर का मिशन फोटो लगाने से पूरा नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा होगा शिक्षा से। हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे दो। जिन बच्चों का शिक्षा का अधिकार था, इंजीनियर बनता था, डॉक्टर बनता था, आईएएस बनता था, आईपीएस बनता था, उन अधिकारों को तो छीनते जा रहे हो और कह रहे हो कि डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा होगा। भाइयों, मैंने जब यहां कांवड़ निकलती है तो मैंने एक शहर का सर्वे किया। ब्राह्मण के घर गया, मैंने कहा तुम्हारा बेटा कहां गया है? उसने कहा कोचिंग कर रहा है आईएएस के लिए। मैं बैस के यहाँ गया, उसने कहा मेरा बच्चा आईपीएस और इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहा है। मैं ठाकुर के यहाँ गया, उसने कहा कि मेरा बच्चा वो वहां पर मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा है, जहां से वह सूबेदार मेजर निकलेगा, कर्नल निकलेगा। और मैं बैकवर्ड की बस्ती में गया, शेड्यूल कास्ट की बस्ती में गया। हमने कहा तुम्हारा बच्चा कहां गया है? उसने कहा हमारा बच्चा कांवड़ लेने गया है। कहने का मतलब है ये कांवड़ उठा कोई नहीं, अभी बात करता हूँ। बहुत बढ़िया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। Dr. B.R. Ambedkar has made the constitution for the equality. For the equality, Dr. B.R. Ambedkar has made the constitution. We are happy to see the constitution because Dr. B.R. Ambedkar makes the constitution. For the especially women, because women are happy. Because in ancient time, in the age of Dr. B.R. Ambedkar, all the women have to pluck their saris and they have to know right to wear the saris because they are the untouchability. So I want to ask that where is your untouchability now? Because every person is equal and the rights now. Because Dr. B.R. Ambedkar has made the constitution for the Dalits. Dr. B.R. Ambedkar has made the constitution for SC caste. Dr. B.R. Ambedkar has made the constitution for scheduled tribe. Because we need the constitution. We need constitution for equally. We need constitution for everything. Dr. Bhimrao Ambedkar is the greatest person of our life because they made the constitution. If we see on the other hand, Dr. B.R. Ambedkar do many of the success for their life. उन्होंने खूब संघर्ष किया अपने एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए because they are untouchable peoples. But they have to fight. They fight and get the education more. If there is something are throwing the many of the things. But they have do many things. The constitution of Dr. B.R. Ambedkar says that ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो. The Dr. B.R. Ambedkar says that many things. If you first a good people, so you will be a good person in your life. You will be a good person in your life. So, Jai Bhim, Jai Bharat, Namo Buddhaya. ना हो पत्नी को तलाक लेने का अधिकार नहीं था, और यदि पत्नी को छोड़ दे तो पत्नी को गुजारा भत्ता देने का अधिकार नहीं था, और यदि किसी महिला के बच्चे नहीं होते थे उसको सामाजिक, उसको शारीरिक पीड़न झेलना पड़ता था। तो साथियों, इस हिंदू कोड बिल से पहले
उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलता था। और मैं आपको बता दूं, यदि कोई अपनी पत्नी को छोड़ दे तो साथियों यहाँ पे कोई नया दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। जब बाबा साहब इस सारे कानूनों को, इन सारे हकों को संसद में लेके आए, जब बिल को लेके आए, तो इस देश के तमाम ब्राह्मणवादी लोग बाबा साहब के खिलाफ एक लामबंद हो गए। जब बाबा साहब को लगा ये कानून पास नहीं होगा, तो बाबा साहब ने संसद में कहा था, यदि रामायण काल में हिंदू कोड बिल जैसा कानून होता तो राम की औकात नहीं थी तो सीता को वन में छोड़ देता। साथियों, अब इसी कड़ी में मैं चाहूंगा हमारे बीच बैठे हमारे मुख्य अतिथि जो SC ST एडवोकेट वेलफेयर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो हर साल हमारे देश में जितने IAS IPS बनते हैं उनको किसी ना किसी ऑडिटोरियम बुला के सम्मान देने का काम करते हैं। मैं चाहूंगा वकील साहब एडवोकेट त्रिलोक सिंह जी आए और हमें अपने विचारों से अवगत करें। मान्यवर एडवोकेट त्रिलोक सिंह जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर उपस्थित आदरणीय मंचासीन व्यक्ति और सामने मातृशक्ति और हमारे नवयुवक की आप सभी का बहुत आभार। और चूंकि मुझसे पहले जितने भी वक्ता आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से विषय को रखा है, क्योंकि ये बच्चों का कार्यक्रम है, शिक्षा मेला। और जो मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे थे। तो उस कार्यक्रम में सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी, जो तारतम्य उनका था और उनको जो सभी जो उनके जो आयोजक हैं उन्होंने कितना समय उसमें दिया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और कहीं ना कहीं वास्तव में ये पहली कड़ी है कि जब हम अपने आप को किसी कार्यक्रम में करने के लिए जाते हैं तो पहले उसकी तैयारी करना, उस तैयारी से संबंधित कितनी जुटाना और इसी प्रकार सारी भीड़ को जो हमारे बहुजन साथी पर उसका क्रियान्वयन करें। मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत सारी चीज़ों पर अपना प्रकाश डाला है, मैं उन सभी चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो अप्रैल का महीना है ये वास्तव में शिक्षा का महीना ऐसा घोषित होना चाहिए। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पीछे की जो सरकारें रहीं उन्होंने अपने अपने तरीके से अम्बेडकर जयंती बाबा साहब की जो थी कभी छुट्टी करी कभी नहीं गई, लेकिन पिछले कुछ समय से हम ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं अपने कि इसका जो छुट्टी है वो गजेटेड हॉलीडे यानी कि राष्ट्रीय राजपत्रित अवकाश होना चाहिए। कुछ सरकारें डर में कि भाई हमको बहुजन वोट चाहिए तो वो एक दिन पहले 2 दिन पहले नोटिफिकेशन निकालते हैं कि भाई जो है 14 अप्रैल की छुट्टी है। और ये बात दर्शाती है हमारे बहुजन समाज के व्यक्तियों की कि वोट के चक्कर में वो हमारे बाबा साहब को, पूजनीय बाबा साहब के जन्म दिवस को छुट्टी के रूप में हमें वो प्रदान करते हैं। मेरा निवेदन सभी से ये है कि अपने परिवार में जो बच्चे हैं, जैसा मुझे यहाँ पता लगा कि यहाँ पर एक टीम है जिसने EWS के जो बच्चे हैं उसमें एडमिशन कराने में जो उनका योगदान रहा है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। और हमको ऐसे ही जो करा चुके हैं अब तक 4 साल, ये बड़े गर्व की बात है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने 500 से ज़्यादा EWS कैटेगरी में जो नवयुवक जो बच्चे हैं, ये आपकी तालियां उनके लिए एक मल्टीविटामिन है। और ये इसलिए जरूरी है कि उनको जब प्रेरणा हमारे जैसे जब बाहर से आए व्यक्ति को ये पता लगता है कि भाई इस तरीके से यहाँ पर एक संस्था काम कर रही है, कुछ लोगों का ग्रुप काम कर रहा है जिन्होंने 500 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन EWS कैटेगरी में कराया,
ये आयोजक मंडल के जो सदस्य हैं, मैं उनका हृदय से पुनः आभार करता हूं और जिस प्रकार की सहायता हमसे अपेक्षित होगी हम हमेशा तैयार हैं। मैं आप इस मंच से आह्वान करता हूं, हमारे लायक बीइंग एडवोकेट हमारे लायक जो भी काम होगा हम हर तरीके से तैयार हैं। दूसरी बात, जो भी हमारे यहाँ पर आयोजक मंडल के सदस्य हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना भव्य रूप देकर इसका आयोजन किया है, उन सभी को ये जो क्रांति है शिक्षा की, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को ये जानकारी देना कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जैसी भी कोई चीज आज हमारे पास उपलब्ध है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बिल्कुल बाबा साहब के बच्चे हैं, बहादुर बच्चे हैं और हमेशा ही अच्छे रहते हैं, ऐसी उम्मीद करती हूँ। और ये प्रूव करके अभी छोटे छोटे बच्चों ने दिखा दिया। देखिए, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने आज मुझे बुला करके और इन बच्चों से रूबरू करा करके, आप लोगों से रूबरू करा करके, ध्यान दे करके थैंक यू। तो आप लोगों से आज अपनी कुछ फीलिंग्स, अपनी भावनाएं शेयर करने जा रही हूँ। हालांकि बाबा साहब से हर कोई परिचित है। उनकी 131वीं जयंती है 14 मार्च को। कल का दिन था, कल महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती थी। उससे पहले सम्राट अशोक की जयंती थी। ये अप्रैल का महीना हम सभी के पूर्वजों का महीना है एक तरीके से, और एक ऐसे व्यक्तित्व का महीना है, इस महीने में ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिसको लोग भले ही दलित समाज तक सीमित कर दें, लेकिन सच ये है कि बाबा साहब इस भारत के हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर स्त्री पुरुष को एक संविधान दे करके गए, उनका अधिकार दे कर गए इस संविधान के रूप में। लेकिन षड्यंत्र के तहत उनको दलित समाज तक सीमित कर दिया गया। कल मैं कहीं बैठी थी एक डिस्कशन में, वहां पर बात हो रही थी महात्मा गांधी जी की। नो डाउट महात्मा गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था, लेकिन इस देश के अंदर फैली कुरीतियों को खत्म करने में क्या महात्मा ज्योतिबा फुले का कोई योगदान नहीं था? आज अंतरिक्ष में पहुंचने वाली मेरी भारत की बेटियां, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी, वो इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने शिक्षा ली थी, और वो शिक्षा की अलग जगाने वाली माता सावित्री बाई फुले थी। अगर उन्होंने विद्यालय नहीं बनाया होता तो हमारे देश को एक महिला के रूप में कभी भी इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। लेकिन इन सारी चीजों को सार्वजनिक मंचों पर नहीं बोला गया, मीडिया में नहीं दिखाया गया, बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, विश्वविद्यालयों में नहीं बताया जाता, क्योंकि जो भेदभाव सदियों से चला आ रहा था उस भेदभाव को निरंतर बनाए रखना है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान में उन्होंने कभी विभेद की बात नहीं की है, उन्होंने समानता की बात की, उन्होंने इक्वलिटी की बात की। लोग जब कहते हैं कि मनुस्मृति की बात होती है कि मनुस्मृति की बुराई क्यों की जाती है, क्योंकि आपकी मनुस्मृति ने भेदभाव की बात की। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो जिन्होंने भेदभाव की बात की बाबा जी ने उनको भी समानता के आधार पर इस देश में बराबरी का दर्जा दिए रखा, उनके साथ भेदभाव नहीं की। तो आप सोचिए कि असली इस संविधान को, इस देश को
जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो इस देश को चला रहे सही मानों में, जो भेदभाव रहित समाज चाहते हैं, जो समता मूलक समाज चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं बहुजन समाज के लोग, जो भेदभाव नहीं करते हैं। वो आप हम लोग हैं, वो बाबा अंबेडकर साहब के बच्चे हैं, वो महात्मा ज्योतिबा फुले के बच्चे हैं, वो माता सावित्रीबाई फुले की बेटियां हैं, जो कहीं पर भी रहती हैं, भेदभाव नहीं करती हैं। मैंने जब निर्भया केस फाइट किया, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि निर्भया की जाति क्या थी। मैंने कभी उनके माता पिता से नहीं पूछा कि निर्भया की जाति क्या थी, क्योंकि वो मेरे देश की बेटी थी, वो किसी माता पिता की बिटिया है, वो हमारे आपके घरों की जैसी बेटी हो सकती है, किसी की भी बेटी। तो हम क्यों जाति को देख करके मुकदमा लड़ेंगे? लेकिन ये भी सच है, मैं जिस प्रोफेशन से आती हूँ, जुडिशरी से, भेदभाव वहां पर भी इंटरप्रिटेशन करके किया जाता है कानूनों का। लेकिन जब कोई बहुजन समाज का बेटा, जब कोई बहुजन समाज की बेटी किसी भी प्रोफेशन को चूज करती है, वहां जाती है, वहां पर भी वो समाज सेवा करती है। बाबा साहब के विरोध में बहुत लोग थे, बहुत लोग जो हैं, जो मनुवाद को मानते हैं, वो भी बाबा साहब की बहुत सारी चीजों का विरोध कर जाते हैं। उनसे एक सवाल है मेरा, जब हिंदू कोड बिल आया, उस हिंदू कोड बिल में जब महिलाओं के अधिकार की बात आई, जब 2 विवाह, 1 से ज्यादा विवाह पुरुषों को करने का अधिकार था, तो बाबा साहब ने विरोध किया वहां पर। तो क्या वहां पर मनुवाद को मानने वाले लोगों के घरों की स्त्रियों को उन्होंने वो अधिकार नहीं दिलाया? क्या सिर्फ बहुजन समाज की बेटियों को अधिकार दिलाया? ये बातें सोचने वाली हैं। लेकिन मानवर साहब कांसीराम जी ने जो काम बाबा साहब ने संविधान लिख करके किया था, मानवर साहब कांसीराम जी ने एक कदम आगे बढ़ करके व्यवहारिक रूप पर उन सारी चीजों को ग्राउंड पर फैला दिया और इस देश के अंदर एक मिशन मूवमेंट खड़ा हो गया। लेकिन आज मैं एक बात कहती हूँ आप सभी लोगों से, हमें अब एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है। जो ग्राउंड पर चीजें की गई हैं, जो जागरूकता हम लोगों में आई है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, उसको लागू करने की जरूरत है। बहुत जगह पे मैं देखती हूँ बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट की जा रही है, बहुत जगह मैं देख रही हूँ माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर इस रो में मैं देख रही हूँ हमारे बहुत सारे पुरुष भाई बैठे हैं। अच्छा ये लग रहा है कि यहाँ पर महिलाएं भी उसी संख्या में बराबर बैठी हुई हैं। ऐसा मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर आज मैं ये देख रही हूँ यहाँ, तो मैं ये बात को दावे के साथ कहती हूँ कि आगे आने वाला समय बदलाव का समय है। लेकिन क्या हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की स्त्रियां कार्यक्रम में ही आ सकती हैं? उनको हमें और भी आगे ले जाने की जरूरत है। अगर कोई मंच है तो उस पर भी अपने घर की स्त्री को इतना काबिल बना करके, एक पुरुष को शायद वो मंच नहीं शेयर करना चाहिए, लेकिन अपने घर की स्त्री को वो मंच देना चाहिए, क्योंकि वो जब 24 घंटे घर में रह रही है तो आप ये समझिए वो समाज का, वो राष्ट्र का निर्माण करने की आपके छोटे बच्चे और छोटी बेटी के रूप में कर रही है। तो ये बहुत आवश्यक है। लोग हमसे बात करते हैं कि बेटियों को कैसे एम्पावर्ड किया जाए, शक्तिशाली बनाया जाए। मैं एक ही बात कहती हूँ कि अगर सीमा कुशवाहा को आप लोग सम्मान दे रहे हैं तो आप अपने घर की बेटी को अपने घर के अंदर लड़ना सिखाइए, अपने भाई से लड़ना उसको सिखा दीजिए। अगर उसका भाई उसको मारता है, उससे गुस्सा करता है, उस बेटी को मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जो बैठी हुई है कि अगर आपको लगता है कि आपके पापा ने कोई बात गलत बोली है, मम्मी ने गलत बोली है, आप उसका विरोध करिए। क्योंकि आप अगर अपने घर में गलत के खिलाफ विरोध करना सीख गई, आप अगर समाज में गलत के साथ विरोध करना सीख गए, आप समझ लीजिए न्याय की प्रतिमूर्ति बन जाएंगी। क्योंकि जब शुरुआत आपकी जिस परिवार से हो रही है, अगर उसमें आपको बोलने का मौका नहीं दिया,
आपके घर की बेटी कभी बाहर जा करके किसी से नहीं लड़ पाएगी। कोई उसको छेड़ेगा, कोई उसके साथ बलात्कार करेगा, कोई उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वो डरी सहमी बेटी घर वापस आएगी। आप उसकी शिक्षा को छुड़वा दोगे, उसका स्कूल ड्रॉप करवा दोगे, उसका कॉलेज ड्रॉप करवा दोगे। लेकिन अगर वो बेटी को अपना लड़ना भिड़ना सिखा दिया तो निश्चित रूप से वो बेटी एक दिन आपका नाम भी रोशन करेगी। उस समाज में जो फैली बुराइयां हैं, अराजकता है, कुरीतियां, उनसे लड़ करके वो दूसरी मायावती जी भी बन सकती है, वो माता सावित्रीबाई फुले भी बन सकती है, वो कल्पना चावला भी बन सकती है। लेकिन वो बीज उस बेटी के दिमाग में आपको घर के अंदर डालना होगा। लोग जब मुझे सम्मान देते हैं, कहते हैं सीमा कुशवाहा जी ने निर्भया को न्याय दिला दिया। सही मायने में बताती हूँ, अगर मैंने अपने हक अधिकार की लड़ाई स्कूल जाने के लिए अपने घर के अंदर नहीं लड़ी होती, रोड चलते जब साइड में लड़के खड़े छेड़खानी की बातें कमेंट भद्दे कर रहे थे, उनको नहीं पीटा होता, तो शायद मैं कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ पाती। लड़ना पड़ता है वहां पर, और बेटियों को ही नहीं, ये बात मैं अपने बेटों को कहती हूँ जो यहाँ पर खड़े हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में। आप लोग भी लड़ना भिड़ना